न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। इन दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिल रहा है। ये बदलाव का माहौल सिर्फ आसमान से बरसने वाले बारिश का नहीं है, ये माहौल बन रहा है अंचल में जातिगत राजनीति की सियासत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि आखिर संविधान निर्माता का टाइटल का क्या हाल है। ये चर्चा मैंने इसलिए मुद्दे के तौर पर चुनी है क्योंकि इस वक्त ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा चर्चा यही चल रही है इन दिनों, और वो चर्चा अब देश के आखिरी कोनों तक पहुंचने लगी है कि संविधान निर्माता का टाइटल सिर्फ एक को क्यों दिया जा रहा है। एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका क्या हाल है? मेरा हाल बढ़िया है। बढ़िया है। आपके ग्वालियर चंबल अंचल और देश का क्या हाल है इस माहौल के बीच? माहौल एक्चुअल में क्या है कि जो मूल मुद्दे होने चाहिए ना, जैसे हमारे ग्वालियर की हालत अगर आज देखो तो गांव से भी बदतर हो गई है। लोग सड़कों पे चलने से डर रहे हैं कि हम जाएं और कौन सी सड़क धंस जाए पता नहीं है। लेकिन हम अटक कहाँ आगे गए, मूर्तियों पर, किसकी मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है, जो हमारी देश जैसे SC/ST एक्ट था, बिल्कुल गैर ज़रूरी था वो। तो कुल मिलाकर के इसमें दोषी सामाजिक लोग भी हैं और सरकारें भी हैं। वो जो राजनीतिक दल है वो अपने स्वार्थों के लिए जातियों को लड़ाना चाहते हैं। ये गंभीर बात आपने कही कि जातिगत लोग जो कहा जाए सियासत जो है एक मकर जाल की तरह फैल गया है, और इससे कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है, व्यवस्था जो है प्रभावित होती है। लेकिन इन दिनों एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्सेस BN राव। इस चर्चा को लेकर आप तक कोई चर्चा पहुँची है इस तरह की? हाँ बिल्कुल, चर्चा तो है ही माहौल में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में जो योगदान दिया उसको भुलाया ही नहीं जा सकता। दलितों, शोषितों, पीड़ितों की उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन संविधान निर्माता जब डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं तो थोड़ा सा उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे उसमें BN राव भी है, और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत लंबी विद्वानों की फहरिस्त है। तो किसी एक व्यक्ति को ये कहना कि इस व्यक्ति ने संविधान निर्माण कर दिया, तो वो संविधान इतनी बड़ी चीज़ है कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ये माना जाए कि जिस तरह से मैं यहाँ पर अभी एक बड़ा पाव के ठेले पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं पाव रखे हुए हैं, नींबू रखा हुआ है, भाजी रखी है, तली हुई मिर्ची रखी है, बड़े रखे हुए हैं। तो इन सब से मिलकर जायके का स्वाद पूरा बनता है कि अकेले बड़ा पाव से या पर्टिकुलर किसी एक चीज़ से? मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अंचल की सियासत में सिर्फ इस समय एक ही चीज़ कही जा रही है, और उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे समाज का माहौल बिगड़ रहा है। देखो, बड़ा पाव में इस डस्टबिन का भी महत्व है कि अगर ये डस्टबिन नहीं होगी तो ये कचरा होगा, कचरा गंदगी दुर्गंध आएगी, तो यहाँ कोई बड़ा पाव खाने नहीं आएगा। तो चाहे वो तेल हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो बड़ा पाव हो, या बड़ा पाव बनाने वाले भैया हों, तो हर व्यक्ति का, जब कहते हैं ना कि जब राम सेतु बना था तो गिलहरी का भी योगदान था। जब गिलहरी उस पर रेत डाल रही थी तो राम सेना के कुछ लोग उस पर हंसे कि भाई इस रेत के कण से क्या होगा। राम ने उसके ऊपर हाथ फेरा। क्यों फेरा? कि भाई वो भी अपने पूरी शिद्दत के साथ में उसने भी मेहनत की है। तो संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने मेहनत की है उस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता। बात ये है कि हम संविधान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या संविधान ये कहता है कि आपस में लड़ो आप, कि संविधान को अपने हाथ में लो? संविधान के नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। और बात मूर्ति की आती है, जैसे मूर्ति से बात शुरुआत हुई तो मूर्तियों पर धूल। जो लोग मूर्तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कभी मूर्तियों को धोने सफाई करने गए? क्या कभी उन पर माला चढ़ाने गए? बड़ी गंभीर बात इन्होंने कही है। और ऐसी स्थिति में कुछ युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया, बस बढ़िया भैया। कहाँ से आए हैं? मैं भिंड का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ एक हॉस्टल में पढ़ता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ यहाँ। अच्छा, पढ़ाई चल रही है। तो पढ़ाई के बीच में एक नया अध्ययन का विषय बन गया है, नया शोध का विषय बन गया है कि आखिर BN राव कौन है। अंबेडकर जी के बारे में हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, BN राव के बारे में पढ़ा आपने? मैंने कभी सुना नहीं है भीमराव के बारे में कभी, और मगर अम्बेडकर ने सुना हुआ है। मगर कहीं ना कहीं कि दो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं लोग, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, चाहे समाज के लोग हो। BN राव भी जैसा कुछ समाज के महापुरुष थे और अम्बेडकर महापुरुष थे, उन्होंने इतिहास लिखा। मगर हमको समझने की कोशिश है कि कौन थे, कौन ने, किसने क्या इतिहास लिखा है। मगर एक असल में तो जो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, बड़ी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल भी बन गया था अभी कुछ दिनों पहले तक। उसके बाद फिर जब सख्ती से भरे आदेश जारी किए गए तो कहीं ना कहीं उसके बाद माहौल में थोड़ी सी कहा जाए शांति आई है। मगर शांति तो आती है, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान होना पड़ता है। हम लोग आते हैं, जब भीमराव अंबेडकर के लोग समर्थक होते हैं, वो लोग शहर में दंगा करते हैं, जाम लगाते हैं। और आपने देखा होगा उससे पहले 18 में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू राठौर है, मैं ओबीसी से में आता हूँ। तो
ओबीसी हैं आप, और काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो ओबीसी भी उनके समर्थक हैं, और कहीं ना कहीं मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर वर्तमान में बन रही है, कास्ट यानी जाति को टकराने की स्थिति है। मैं भाई तो बता रहा हूँ ना, जो नेता लोग हैं समाज को बांटने की बात करते हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे SC ST हो, वो अपना पक्ष रखते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं संविधान को समझने की कोशिश है, कितना संविधान लिखा है कितना नहीं लिखा। मगर एक लोगों के कारण हम लोग परेशान होते हैं, हम पब्लिक परेशान होती है। आपने देखा होगा 2018 में दंगा हुआ था इन SC ST अभी उस चक्कर में 3 लोगों को मारे गए थे। तो कहीं ना एक समाज को जोड़ने की कोशिश करे, समाज एक रहे। और मैं कहता हूँ चाहे भीमराव चाहे अम्बेडकर हो चाहे BN राव हो, तो कहीं ना कहीं समझने के बाद ही इन लोगों की मूर्ति लगाई जाए। मूर्ति मतलब दोनों की लगनी चाहिए? नहीं, दोनों की नहीं, एक समझने की कोशिश की जाए कि समाज किस पल्ला भारी है, किसका पल्ला भारी है। मगर इतिहास तो दोनों की आता है ना, संविधान दोनों का ही आता है। एक वो महापुरुष थे और वो एक महापुरुष थे। तो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की जाए कि इनकी मूर्तियाँ लगानी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं एक SC ST समाज है, वो समाज को बांटने की बात कर रही है। नहीं तो ये समाज को बांटने की बात कही जा रही है। आपसे चाहूँगा आप नीचे आ जाएं, क्योंकि मुद्दा बहुत आसमान छू रहे हैं बहुत सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा यही छाया हुआ है इस वक्त कि आखिर BN राव कौन हैं। अम्बेडकर वर्सेस कर दिया है उनको एक तरीके से। अम्बेडकर जी के बारे में सबने पढ़ा है, उनका योगदान देश में कितना रहा है सबने जाना है, सबने करीब से पहचाना है। लेकिन इस बीच जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा को लेकर कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण बना है। हमने आज इस मुद्दे को स्पेशली चुना है सिर्फ इस वजह से कि हमारे दर्शक इस विषय को जान सकें, समझ सकें कि ग्वालियर चंबल अंचल की इस धरा से शुरू हुआ ये मुद्दा अब देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ News 24 को, चैनल को, कि जिनने इतना गंभीर विषय को रेखांकित करने का प्रयास किया है और हमारे बीच में आए हैं आप इस मुद्दे को लेके। देखिए, BN राव जी एक बहुत देश के बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और उनको इतिहासकारों ने दबा दिया। जबकि देखिए तो उनका जो योगदान है इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनने इस देश के संविधान का मसौदा तैयार किया और उनने 24 देशों के संविधान को पढ़ा, समझा, इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया। और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जितने भी उसमें कानूनन मुद्दे थे, 244 उसमें जो अनुच्छेद थे वो तैयार किए। आप समझिए जिस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, और हमारे देश में उस समय संविधान की आवश्यकता पड़ी जब हम बरसों से गुलाम थे, ठीक है, और कई ऐसी प्रथाएं थी जिससे हम ग्रसित थे हमारा पूरा देश। और उस दौरान उनने सबका एक साझा भाव बना के एक देश के संविधान का निर्माण किया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक बात बोल रहे हैं कि किसी एक को श्रेय नहीं देना चाहिए, लेकिन शायद आपके विचार तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं कि आप भी सिर्फ एक के ही श्रेय पर टिक गए। नहीं, पूरी ड्राफ्ट कमेटी थी, पूरे लोग थे उसमें। केवल एक ही नाम पे तो देश में केंद्रित हो गया कि निर्माण किसने किया है, भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। मेरा ये कहना है कि एक व्यक्ति एक चना बाढ़ नहीं बन सकता, इसमें सभी का साझा प्रयास रहा, सबका सहयोग रहा, सबने मिलजुल के प्रयास करके देश का संविधान का निर्माण किया है। हम भी तो यही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर महिमा मंडल एक ही व्यक्ति का होगा तो ये तो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये आपका विचार हो सकता है। बिल्कुल माहौल इस तरह का तनावपूर्ण नहीं भी होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया, बताएं। क्या करते हैं आप? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ वृक्षारोपण के लिए। मौसम कैसा लग रहा है ग्वालियर का? मौसम तो इतना पानी बरसने के बाद भी काफ़ी उमस भरा हुआ है, देख ही रहे हैं आप। तो इस उमस और गर्मी के बीच में जो मुद्दा गरमा रहा है, और ये मुद्दा चूँकि संविधान निर्माता के टाइटल से जुड़ा हुआ है, आप युवा हैं, देश का भविष्य हैं, तो देश का भविष्य क्या सोच रख रहा है संविधान निर्माता टाइटल को लेकर? देखिए, जो ये एक विशेष वर्ग द्वारा अब बिना फालतू का, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ये मुद्दा उठाया गया है। अनर्गल है। एक शहर में कई पक्ष ऐसे भी हैं जो अंबेडकर और BN राव साहब की नाम को लेकर चर्चाओं में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि राव साहब को हम नहीं जानते, कौन है ये। राव साहब को ना जानना तो इस देश का बड़ा दुर्भाग्य। अगर ऐसे लोग कहते हैं तो राव साहब हमारे देश में के IAS रहे, इंटरनेशनल कोर्ट में जज रहे, और संविधान समिति के संविधान बनाने के लिए मुख्य सलाहकार भी रहे, और उन्हें अगर नहीं आता तो ये दुर्भाग्य है। और बात जो चल रही है अम्बेडकर, तो ये अचानक से इतने लंबा वक्त बीत गया, अचानक से BN राव शब्द निकल कर आता है, नाम निकल कर आता है, और नाम निकलने के साथ संविधान निर्माता का टाइटल देने की तैयारी चल रही है उनको भी। अब नहीं, निर्माता देने की टाइटल की तैयारी क्या चल रही है, वो तो है ही, मुख्य सलाहकार थे। आप लोग पढ़िए ना, जो लोग कह रहे हैं कि हम जानते नहीं हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य है, उन युवाओं का दुर्भाग्य है।
जो अपने इंटरनेशनल कोर्ट में जज रहा, IAS रहा, मुख्य सलाहकार रहा, उन्हें नहीं जानते तो आप। और बड़ी बात तो ये है कि इस देश में जाना उन्हीं को जाता है जिनका प्रचार किया जाता है। उनका प्रचार किया जाता है। भैया क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत शर्मा, कहाँ से आ रहे हैं? मैं टीचर हूँ, GS पढ़ाता हूँ कंपटीशन। GS पढ़ाते हैं, तो GS पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें एक बहुत अच्छी शख्सियत मिल गई एक तरीके से, क्योंकि उनको GS की नॉलेज है। यहाँ पर एक बड़ी चर्चा गंभीर चल रही है। वो गंभीर है कि आखिर संविधान निर्माता का टाइटल को लेकर एक बहस छिड़ गई है। उस बहस के बीच BN राव का नाम निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान और उसके साथ ही BN राव जी का। देखिए, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि जो BN राव साहब थे, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। BN राव साहब इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके मजिस्ट्रेट रहे। BN राव साहब कोलकाता हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट रहे। BN राव साहब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे थे, स्टेट के प्रधानमंत्री होते थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट होता है वो BN राव साहब ने तैयार किया था, और जो ड्राफ्ट BN राव साहब ने तैयार किया था, उस ड्राफ्ट पर जो डिबेट हुआ था वो कमेटी ने किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो BN राव साहब ने तैयार किया था। स्वयं अम्बेडकर साहब ने भी यही बोला था कि जिसका ड्राफ्ट BN राव साहब ने तैयार किया। यदि क्वेश्चन ये आता है कि हु मेक द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, who make the draft of the constitutional assembly, that is clear, BN राव साहब make the draft of constitutional assembly। ये आपने बड़ी अच्छी गंभीरता से इस बात को बताया है, समझाया है। लेकिन चूंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टडी कराते हैं, तो कभी आपको लगा कि आपने इस सब्जेक्ट में कभी पढ़ाया हो इससे पहले? क्योंकि वर्तमान में ही सिर्फ ये चर्चा शुरू हुई है। मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं जब भी पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें यही पढ़ाता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राव का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान ठीक है रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो BN राव साहब ने ही बनाया था, और BN राव साहब ने ही उसको तैयार किया था। क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है वो, जब चूंकि हमने और आपने जो अपनी स्कूली शिक्षा में पढ़ाई करी, सभी को बताया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान रहा है, किस तरह से पूरी उनके द्वारा मेहनत की गई देश को इस संविधान को तैयार करने में। तो ऐसी स्थिति में अब जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, क्या उनको दोनों को समझने की ज़रूरत है? क्योंकि एक विचारक ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति को श्रेय दे रहे हैं, दूसरे जो हैं वो दूसरे को श्रेय दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने मिलकर उसमें मेहनत करी थी इस मसौदा तैयार करने में। सर, मैं आपको बात बोलूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, ये सर जो संविधान की 22 समितियाँ बनी थी उसमें से एक समिति थी, और उस एक समिति के केवल अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के लिए जो चुनाव हुआ था सर, वो जो भारतीय संविधान के लिए सर चुनाव हुआ था वो 389 सीटों का चुनाव हुआ था। 389 सीटों के चुनाव में जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो हमारे इंडिया से सर 90 सीट सर पाकिस्तान चली गई थी, तो रिमेनिंग हमारे यहाँ पर सर कितनी बची? 299। 299 लोगों ने भारतीय संविधान के लिए काम किया। चूँकि 90 सीटें पाकिस्तान चली गई थी, जिस दिन भारत के संविधान पर लास्ट सिग्नेचर होना था 24 जनवरी 1950 को, उस दिन क्या हुआ सर, उसके 15 लोग एब्सेंट थे। 299 में से यदि हम लोग 15 लोग एब्सेंट कर दें सर, 284 बचता है। 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सर सिग्नेचर किया था। उसमें सर जो फर्स्ट सिग्नेचर हुआ था वो जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सभी ने सिग्नेचर किए। तो इन्हीं मेंबर में से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। सर कोई ऐसी विशेषता थोड़ी थी कि उस जिससे हम लोग उस संविधान का जनक माने, या हम लोग ड्राफ्ट का, सर संविधान की बुनियाद है सर उसका ड्राफ्ट, और जो ड्राफ्ट है सर वो BN राव साहब ने बनाया, अम्बेडकर साहब ने तो नहीं बनाया। तो फिर सर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के वो जनक है? आपने जिस गंभीरता के साथ बात रखी है, लोग इसको कितना समझेंगे समझने वाली बात है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे आम लोग हों, सभी लोग, हम खुले मंच से कार्यक्रम देखा हमने बीते दिनों ग्वालियर में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक राजनीतिक दल का, उनने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा कि जो पिता हैं वो पिता ही रहेंगे। देखो, BN राव जी संविधान के पिता हैं। लोगों ने गलत धारणा फैला रखी है अम्बेडकर जी के बारे में, बोल बोल के अम्बेडकर जी संविधान के रचयिता हैं, ये हैं वो, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ जात उनकी रही है, थोड़ी बहुत मेहनत रही है 10%, लेकिन 90% तो BN राव जी का योगदान है उसमें।
और ये नेताओं ने जातिवाद, जैसे सबसे पहले अम्बेडकर जी ने ही ये जातिवाद फैलाया है, और किसने फैलाया है? ये आपका गंभीर आरोप है, मैं आरोप पे नहीं जाऊंगा इस तरह से, क्योंकि ये एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि जातिवाद फैलाया और आरक्षण जो कई गंभीर विषय रहते हैं, लेकिन विषय ये है कि जिस तरह से अभी वर्तमान परिदृश्य में जो स्थिति बनी है, आरक्षण एक अलग विषय हो गया, लेकिन वर्तमान का विषय जो है वो विषय अम्बेडकर वर्सेस BN राव चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक GS के महोदय मिले शिक्षक हैं, उन्होंने गंभीरता से इस बात को रखा, तो वाकई में नई पीढ़ी इस बात को समझ पा रही है। और मुख्य बात ये है कि ये एक चर्चा सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल तक सीमित रहेगी या देश के कोने कोने तक पहुंच रही है? देखिए, ये बात अभी देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी। जो प्रोपेगेंडा था अम्बेडकर नाम का, वो प्रोपेगेंडा खत्म हो चुका। वो प्रोपेगेंडा खत्म होना इसलिए भी आवश्यक था, जिस परिवार ने, अब मैं आपको परिवार के बारे में भी बताऊंगा, BN राव साहब के, उनके पिताजी प्रतिष्ठित डॉक्टर भी थे, उनके जो बड़े भाई थे वो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति उन्हें बनाया। उनके जो खुद थे, उसके बाद BN राव साहब थे, उसके बाद जो थर्ड थे रामा राव जी थे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, और चौथे जो उनके चौथे भाई थे वो वहाँ पर अभी राजनीति करते थे छोटी मोटी वहीं पर, लेकिन प्रतिष्ठित परिवार रहा देश का। जब वो पहली बार पहले ICS बने, 49 लोग, जो 50 लोगों का बैच था, उससे पहले एक इंडियन ICS बने। उसके बाद वहाँ से उन्होंने अपनी सफ़र चालू किया। और तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ यही बात बोल रहे हैं कि BN राव जी को समझना जरूरी है, BN राव जी के योगदान को समझना जरूरी है। काफ़ी ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी के योगदान को नहीं नकार रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे द्वारा जब पूर्व में कई लोगों के बीच में हम लोग गए हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी का ही मुख्य नाम जो है, उनका कार्य जो है, उनकी मेहनत जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में रही है। तो क्या आप इसको डिनाई कर रहे हैं या उनके योगदान को बराबरी से मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इसे डिनाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब वो संविधान सभा में पहुंचे चुनकर पाकिस्तान के बाद, तब जब वो पहुंचे तो वहां पर 90% बन चुका था। 3 बड़े अधिवेशन हो चुके थे, 100 से ऊपर बैठकें हो चुकी थी, 90% संविधान बनकर तैयार था, बहस जारी थी। उसके बीच में एक चेहरा लेकर आना था दलित, क्योंकि ये कार्ड वामपंथी कार्ड खेलना था, एक वोट बैंक के लिए काम कर रही थी सरकार। इतिहास के झरोखे में देखा जाए तो बहुत कुछ गर्त की गहराई होती है, और कहा जाता है एक शब्दों में कि यदि हम मुर्दों को कंधों पर लाद के अगर दौड़ेंगे तो शायद हम रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाए, जो पीछे जो हुआ वो कहीं ना कहीं जिन जनता के प्रतिनिधियों को चुना गया, पब्लिक ने उन पर जिम्मेदारी दी, सब कुछ तैयार रहा, देश का एक लंबा कालखंड निकल चुका है। एक लंबा कालखंड निकलने के बाद एकदम से एक नाम को प्रस्फुटित कर देना, क्या एक सोची समझी साजिश के तहत तैयार हो रहा है? क्या कहेंगे इसको फिर आप? साजिश तो इस बात की थी कि योग्य व्यक्ति को कैसे दबाया जाए। आप देखिए, संविधान के अंदर जो कुल अनुच्छेद हैं उसमें अधिकतम BN राव जी ने लिखे, फिर भी वोटों की राजनीति के खातिर जो शुरू से रहा है, हर राजनीतिक दल की इच्छा रही सत्ताधीश होने की, उस नाम को दबा दिया गया। BN राव जी को कभी आपने कहा कि जैसे कुछ लोगों ने, राजनीतिक दलों ने सम्मेलन किया कि हम BN राव को नहीं जानते, तो मैं जानता हूँ कि वो संविधान को भी नहीं जानते। यदि जिसने संविधान को पढ़ा है वो BN राव जी को जानता है। और बार बार यही एक सवाल उठ रहा है, शायद उसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। वो सवाल ये है कि अचानक से ये माहौल क्यों बन गया? अचानक से ये माहौल अभी से नहीं बना है, ये काफ़ी समय से BN राव जी का नाम काफ़ी लोगों ने भी किताबों में भी पढ़ा है, हम लोगों ने भी काफ़ी पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि BN राव का अभी से संविधान में नाम। ग्वालियर चंबल अंचल में तो एक तस्वीर देखने मिल रही है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी युवा ऐसे जो हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जब रील्स को आगे स्लाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं बार बार ये सब्जेक्ट आ रहा है कि अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा है, BN राव जी का क्या योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो मुद्दे ये क्रिएट हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी जो है वो भटक रही है, भटकाव में स्थिति में आ रही है। सीधी सी बात, अभी संविधान के बारे में जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा हुआ है, ये तो सबने देख लिया। उसमें जो कमेटी गठित हुई थी, उसके द्वारा जो संविधान बनाया गया था, वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। अब BN राव जी के बारे में भी अभी किसी को मालूम तो है नहीं है, लेकिन जो किताबें अब हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हमें नॉलेज मिल रही है। अब हम ये बता सकते हैं कि अब संविधान किस किस ने बनाया और किस किस ने लिखा, वो हमें मालूम है। अब जैसा कि भैया ने कहा कि वो पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे सोशल मीडिया का जिक्र किया, सोशल मीडिया बहुत कुछ बदलाव ला सकती है, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ जाए तो हमारे समाज के माहौल को बिगाड़ भी सकती है। और वो तस्वीर हम इन दोनों ग्वालियर चंबल अंचल में विशेषकर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के,
कि ये तस्वीर बन रही है, तो क्या लगता है कि खुलकर जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर इस बात को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जो हमारे देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, स्थानीय जनता है, वो भ्रमित ना हो, युवा भटकाव में ना आए? इसमें क्या है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, जिससे जो वैमनस्यताएं समाज में फैल रही हैं वो कहीं ना कहीं रुक सकें। लेकिन ये पार्टी ऐसा करेंगी नहीं, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अगर ये खुलकर बोलने लगेंगे कि संविधान में किसका क्या भूमिका रही है, किसको महिमा मंडल किया जा रहा है, वास्तविक हीरो कौन है, तो ऐसा नहीं बताएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये गुट में बांट कैसे पाएंगे? अभी राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चे बना रखे हैं, पिछड़ा मोर्चा अलग, अनुसूचित जाति ऐसा अलग। क्या होता है, ठेका सौंप देते हैं, क्या भैया मेरा ठेकेदार है, इस समाज का मुझे पूरा वोट मिलेगा। अभी रही बात उसकी, अभी आपने पूछा था कि अचानक इतने वर्षों बाद, इतना समय निकाल, अचानक ये बात क्यों उठी? बात इसलिए उठ के आई कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। ये था कि भैया जो नीचे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसको लेवल में लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज नौबत कहाँ आ गई है कि उस चीज़ का दुरुपयोग किया जाने लगा है। अम्बेडकर जी से हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अम्बेडकर बाद से। अम्बेडकर को लेके कहीं भी जा करके, कहीं भीम आर्मी, कहीं फलानी आर्मी लेकर के ये लोग सिर्फ दबाव बनाते हैं। इस तरह का नहीं है ये लोग पढ़ रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ दबाव के नाम पर जो जबरदस्ती करे, गुंडागर्दी करके चीज़ों को मनवाना चाहते हैं। तो इस चक्कर में आज इसी पे आना पड़ा है कि वास्तव में जिसको संविधान निर्माता कहते हैं, तो वास्तव में संविधान में 8 मुख्य समितियां थी। मुख्य समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो प्रथम राष्ट्रपति भी थे देश के। अगर कहना चाहिए तो उनको हम कह सकते हैं संविधान निर्माता। सर बी एन राव की बात करते हैं तो 375 आर्टिकल में से 243 आर्टिकल के सर बी एन राव जी ने बनाए हैं, तो उनको भूमिका क्यों नहीं? कहीं भी ये नहीं लिखा है कि संविधान निर्माता की कोई उपाधि दी गई है, लेकिन उसके बाद भी महिमा मंडल किया जा रहा है। आज ऑप्शन इस चीज़ का है। महिमा मंडल की जो तस्वीर बनती है उसके लिए तो मैं शायद ये कह सकता हूँ कि जो राजनीतिक दल होते हैं शायद उनको एक बड़ा वोट बैंक नज़र आता हो, या फिर कहा जाए कि एक कुछ आगे की उनकी रणनीतिक सोच हो। चूँकि आने वाले दिनों में भविष्य में भी निकट चुनाव तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सब कुछ चुनाव के आधार पर ये सब कुछ होता है, एजेंडे तैयार होते हैं। तो मुझे तो शायद ऐसा माना जा सकता है कि शायद ये एजेंडा भी शायद उसी के जरिए तो तैयार नहीं हो रहा कहीं। जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये एजेंडा इस तरीके तैयार हुआ है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं इन सबको बताना चाहिए कि कौन कौन था, किस जिसने संविधान की रचना की है। और मेरे ख्याल से सिलेबस में भी देना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि भाई सिलेबस में अकेले एक आदमी के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। सिलेबस में देना चाहिए कि भाई ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। बच्चों को मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, और न्यू पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। एक जो केवल एक आदमी के ऊपर सिर पे ताज पहना के घुमा रहे हैं शहर में, ये मेरे हिसाब से गलत है। ये जिस तरह की बात इन्होंने कही है कि ये बात गलत है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मूर्ति को लेकर ये विवाद ग्वालियर से उपजा, जो अब देश भर में चर्चा का विषय बना है। मैं बार बार सभी से सवाल भी पूछ रहा था कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति स्थापित कर दी जाए, मूर्ति स्थापना के साथ क्या विवाद का अंत हो सकता है? देखिए, विवाद मूर्ति का नहीं है। देखो, पहली बात तो मूर्ति किसकी और कहाँ लगनी चाहिए? जहाँ उस व्यक्ति का जन्म हुआ मूर्ति लगाओ, जहाँ उसका कर्म क्षेत्र रहा वहाँ मूर्ति लगाओ। ये नहीं कि पूरे शहर में, पूरे बागों में, हर जगह मूर्ति लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि किसी भी महापुरुष की, किसी भी व्यक्ति विशेष की जो महान है, उनकी चौक चौराहों पर प्रतिमा बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी, स्पष्ट गाइडलाइन है। उसके बाद भी अभी हम देख रहे हैं कई राजनीतिक लोगों की मूर्तियां पूर्व में लग चुकी हैं, उनको हटाने के आदेश भी हुए हैं, उनको अभी तक हटाया नहीं जा सका है। मूर्ति लगाना एक राजनीतिक फैशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ मूर्ति लग गई उसके बाद कोई नहीं देखता। जयंती वाले दिन हम जाते हैं 2 माला पहनाए जाते हैं, और मरण वाले दिन जाते हैं 2 माला पहनाए जाते हैं। उसके बाद हमने कभी देखा, आपने देखा हो कई जगह चौराहे पे जो मूर्ति लगी है, किसी का हाथ टूट के गिर गया, किसी की नाक टूट के गिर गई, और फिर वो विवाद का कारण बनती है। इसलिए हर चौराहे पे मूर्ति लगाना एक विवाद का कारण ही है। मूर्ति वहाँ लगाओ जहाँ उनका जन्म स्थान है। और रही जो आप कह रहे ग्वालियर अंचल से, ग्वालियर का सौभाग्य है, जब बदलाव की आग ही लगी है ग्वालियर से उसका धुआं उठा है। धुआं उठता है तो धुआं कहीं ना कहीं आग को भी जन्म देता है। साथ में 2 अप्रैल का दंगा भी हमने देखा है इस पूरे अंचल ने, उसके साथ पूरे देश भर ने देखा है। और हम ये कहते हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विशेष रूप से अपील करता है कि अपने समाज को अच्छा और मजबूत बनाने का हमेशा प्रयास करें। चूँकि आप शिक्षक हैं तो इसलिए सबसे आखिरी सवाल